Okay students, starting class 9th syllabus, the first chapter which is cell, the fundamental unit of life. एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं तो सेल में बहुत सी चीजें कॉन्स्टिट्यूट होती हैं. एक सेल जो होता है पूरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है. ठीक है, एक सेल पूरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनता है. तो हम ये कह सकते हैं जो हमने ये बात कही फंडामेंटल यूनिट, इसका मतलब है जितनी भी लाइफ की प्रोसेसेस हो रही हैं वो पर्टिकुलरली एक सेल पे डिपेंड है. वो पर्टिकुलरली एक सेल पे डिपेंड है. अगर टोटली डिपेंड ऑन द सेल्स लाइक एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये जो होती हैं ये पूरी प्रोसेसेस सेल पे डिपेंड होती हैं. सो वी कंसीडरिंग सेल चैप्टर का जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आती है रॉबर्ट हुक. ठीक, रॉबर्ट हुक के बारे में सबसे पहले चैप्टर में दिया गया है. रॉबर्ट हुक कौन थे? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को देखा था. लेकिन एक बात और, रॉबर्ट हुक ने ये नहीं बताया था कि सेल वो कहां से आई है. He did not know, वो नहीं जानते थे ये जो सेल मिली है उन्हें वो कहां से आई है, ये सेल एक से दूसरी कैसे बनती है. ठीक, तो उनको ओरिजिन नहीं पता था सेल का, सिर्फ उन्होंने सेल्स को मालूम किया था. तो फर्स्टली उन्होंने कॉर्क में देखा था. कॉर्क में उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे थे, स्मॉल कंपार्टमेंट्स. सो स्मॉल कंपार्टमेंट्स थे कॉर्क में. उस स्मॉल कंपार्टमेंट्स को उन्होंने बोला लिटिल रूम. कंपार्टमेंट्स को उन्होंने कहा कि वो एक लिटिल रूम होता है. ठीक है, वो छोटे छोटे रूम्स होते हैं जो डिफरेंट भी होते हैं और सिमिलर भी होते हैं, बोथ टाइप. वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स ये लिटिल रूम को उन्होंने सेल दे दिया ना. एक और चीज, रॉबर्ट हुक ने अपने ही कंस्ट्रक्टेड माइक्रोस्कोप से, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप विच इज सिंपल माइक्रोस्कोप, उन्होंने सिंपल ही माइक्रोस्कोप बनाया था, उससे इन कंपार्टमेंट्स को स्टडी किया था. तो उन्होंने सेल्फ मेड जो थे, जितने भी थे प्रोसेसर माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को स्टडी किया था. अब एक कहानी आती है कि अगर सेल्फ मेड इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो एंटोन वॉन लोवेनहॉक, आपने नाम सुना होगा. एंटोन वॉन लोवेनहॉक ने आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया था और उन्होंने सेल्स को अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया, देखा था. सेल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा था जिसमें सेल्स की बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूटिंग जो थी कि क्या क्या सेल कंटेन करती है, सब कुछ आया था. सो रॉबर्ट हुक ने स्मॉल कंपार्टमेंट्स देखे थे जिनको एक लिटिल रूम नाम दिया था और उसके बाद उनको सेल कॉइन किया था. नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी दी है ओनियन पील की, कि कहा गया है आप एक ओनियन पील मतलब होता है ओनियन की अपर कवरिंग, एक छिलका निकाल लीजिए जो पतला सा होता है. ठीक, ओनियन पील को निकाल के आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए तो आपको कुछ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर दिखेगा. दिस इज हनी कॉम्ब विच इज पॉलीगोनल इन शेप, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर. ठीक, इन हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर के अंदर ये देखिए एक पॉइंट है. इट मीन्स ये सेल के अंदर जो पॉइंट है यहीं पे डिफाइन कर रहा है कि ये न्यूक्लियस होगा. ठीक है, सो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर को देखा, दैट मीन्स ये जो सेल्स होती हैं एक कंबाइंडली या कॉम्पैक्ट टुगेदर होती हैं. ठीक, हाँ ये सिमिलर साइज की भी है, आपको कुछ डिफरेंट साइज की भी मिलेगी. एक ही ऑर्गन में डिफरेंट टाइप की सेल्स भी मिलेगी और एक ही ऑर्गन में सिमिलर साइज भी सेल मिलेगी. तो इस तरह सेल का शेप, साइज, नंबर ये भी वैरी करता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करें कि सेल का साइज, शेप और नंबर क्या होता है. तो साइज और शेप का नंबर की बात करें तो सेल देखिए आपके साइज में बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट सेल भी पाई जाती है, लार्जेस्ट भी पाई जाएगी, थ्रेड लाइक होती है, मस्कुलर सेल होती है, फ्लैटेंड भी होती है. ठीक है, तो अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो होती है हमारी नर्व सेल. नर्व सेल विच इज लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल विच इज लॉन्गेस्ट सेल. और अगर लार्जेस्ट की बात करें तो ये तो हमारी हो गई लॉन्गेस्ट सेल, दिस इज लॉन्गेस्ट सेल. और हमारी जो लार्जेस्ट सेल आती है वो आती है ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच
एग, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग हमारी लार्जेस्ट सेल के अंदर आता है। सेल लॉन्गेस्ट हो गई। अभी फ्लैटन की बात की थी, ओवल शेप, तो आपकी जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज फ्लैटन भी होती है प्लस कॉनकेव इन नेचर, कॉनकेव इन नेचर, ठीक है, वो भी बाय कॉनकेव। देखिए दीज आर बाय कॉनकेव इन नेचर, दिस साइड और दिस साइड, यहां से भी कॉनकेव यहां, सो दीज आर बाय कॉनकेव इन नेचर। सो देखिए एकदम सेल का शेप जो हो गया वो डिफरेंट हो गया। और ये देखिए फ्लैटेंड, ठीक है, तो आरबीसीज फ्लैटेंड होती है। सो सेल का साइज अलग हो गया, सेल का शेप अलग हो गया। अब बात करते हैं नंबर की। तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, विच इज फॉर्म सिंगुलर सेल, ठीक, वो सिर्फ सिंगुलर सेल के बने होते हैं। तो दो कहानी आप लिख सकते हैं कि जब नंबर्स की बात की जाए, दो कहानी ये है कि एक हो गया आपका यूनी और एक हो गया मल्टी। जब भी आप यूनी वर्ड कहीं पे यूज करेंगे तो इसका मतलब वन होता है। तो यूनिसेलुलर दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसीडर ओनली वन सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल पाई जाती है उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। मल्टीसेलुलर सेल्स मोर देन वन, सेल्स मोर देन वन, जब सेल्स की काउंटिंग एक से ज्यादा होगी सो सेल्स मोर देन वन कहलाएंगी मल्टी सेलुलर। सो आप 1+ में अगर काउंट करेंगे तो विच इज मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल आप अमीबा दे सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, एंड ऑल्सो पैरामीशियम, ये सारे आपके यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, ये सारे आपके यूनिसेलुलर है। मल्टीसेलुलर में आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन ही ले लीजिए, कोई एनिमल ले लीजिए, प्लांट सेल ले लीजिए, ठीक है, ह्यूमन सेल, प्लांट सेल, दीज आर मल्टी सेलुलर। ये एक से ज्यादा सेल से मिलके बने हैं। डिफरेंट सेल भी है, सेम सेल भी है। जैसे एक ऑर्गन की बात करें, दिस ऑर्गन विच इज हैंड, पूरे हैंड में एक ही साइज की शेप की सेल मिलेंगी क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन है। अभी आप नोज की बात करिए तो इसमें आपको डिफरेंट मिलेगी क्योंकि नोज इससे अलग है, ठीक। तो एक ही ऑर्गन सिस्टम में आपको डिफरेंट शेप एंड साइज का सेलुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। ये बात हो गई आपके सेल्स की नंबर की। अब कह रहे व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल, एक सेल के अंदर क्या क्या होता है। एक सेल में हम अगर पढ़ना चाहें तो एक सेल में क्या क्या मिलता है, ठीक। तो एक सेल में अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो दो चीजें आपको अब पढ़ेंगे कि एक सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो एक सेल के अंदर सबसे फर्स्ट आता है सेल एनवेलप, सेल एनवेलप, ठीक। उसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, और उसके बाद आते हैं सेल ऑर्गेनील्स, सेल ऑर्गेनील्स, ठीक है। अब सेल एनवेलप में क्या आता है, सेल एनवेलप में आपकी दो चीजें कंसीडर होती हैं। फर्स्ट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों का नाम एक ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। दूसरी क्या होती है, सेल वॉल, और सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक। तो यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं इन प्लांट्स, ओनली इन प्लांट्स। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म दो चीजों का मिलके बना होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, तो सेल के जो अंदर का प्लाज्म होता है, फ्लूइड, सेल के अंदर जिसमें ऑर्गेनील्स एम्बेडेड होते हैं, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल्स का जो फ्लूइड होता है, सेल्स प्लाज्मा, ठीक। और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस,
तो जो न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड होता है, न्यूक्लियो के अंदर का न्यूक्लियस फ्लूइड विच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस फ्लूइड। ठीक, और ये दोनों कंबाइंड होके मिलके बनाते हैं पूरे सेल का फ्लूइड, यानी आप न्यूक्लियस का भी फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं, सेल का भी कंसीडर कर रहे हैं, तो वो बनाते हैं आपका प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, इसमें तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने लास्ट बोला सेल ऑर्गेनील्स। ठीक, सेल ऑर्गेनील्स बहुत सारे होते हैं। प्लांट सेल में एनिमल सेल से थोड़े से ऑर्गेनील्स डिफरेंट होते हैं, वरना वो सारे मोस्ट सिमिलर होते हैं। तो सेल ऑर्गेनील्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, परऑक्सीसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस, वैक्यूल, ये सारे, अगर कोई क्विट हो गया तो बता दीजिएगा, ये सारे आपके ऑर्गेनील्स में कंसीडर होंगे। ठीक, हाँ वो बात अलग है जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे प्लांट सेल का, एनिमल सेल का, तो वो अलग होगा। अब सबसे हम पहले बात करें, अगर सबसे पहले हम तो टॉपिक पढ़ना चाहें, सेल ऑर्गेनील्स तो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है, हमारा सबसे पहले ये टॉपिक आता है सेल एनवलप। क्या होता है ये सेल एनवलप? ठीक, व्हाट इज अबाउट सेल एनवलप? सेल एनवलप की बात करें तो सेल के बाहर की आउटर कवरिंग, जो एक तरह से सेल को प्रोटेक्शन भी करती है। ठीक, सेल के बाहर की आउटर कवरिंग कहलाती है उसका सेल एनवलप। अब सेल एनवलप में मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो मान लीजिए अगर हमें सिंपल एक बात करें, ये सेल है, ये एक सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और ये सेल के बाहर का पार्ट है, सराउंडिंग पार्ट। ठीक, तो क्या हुआ, सेल को क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, तभी रिजर्व फूड चाहिए होता है, तभी तो वो प्रोसेस करेगी। तो वो बाहर से फूड भी लेती है। तो सेल जब बाहर से जो भी रिजर्व फूड लेती है वो एक प्रोसेस के थ्रू लेती है विच इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, व्हाट इज द मीन दैट? सिंपल डिफ्यूजन। सो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही एंट्री कराती है, सारे पार्टिकल्स की एंट्री नहीं कराती है। दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक, तो वो सिर्फ सिंपल कुछ ही सॉल्यूट्स की एंट्री कराती है। जब वो सिंपल कुछ ही सॉल्यूट्स की एंट्री कराती है तो जिस प्रोसेस के थ्रू वो एंट्री होती है, यानी ये अगर कंटेंट इसके अंदर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन के थ्रू वो CO2 भी लेते हैं, O2 भी रिलीज करते हैं। प्लांट्स में होता है कि प्लांट CO2 लेते हैं, O2 रिलीज करते हैं, ये डिफ्यूजन की प्रोसेस है। ठीक, सो सिंपल डिफ्यूजन होता है। अच्छा, सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो हायर टू लोअर होता है, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। हायर टू लोअर का मतलब है सेल के बाहर के जो सराउंडिंग है, यहां का कंसेंट्रेशन हायर होगा और यहां का कंसेंट्रेशन लोअर होगा। दैट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। और जब ये सिंपल डिफ्यूजन एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, अभी तो डिफ्यूजन ही हो रहा था, लेकिन ये मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि व्हेन द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस, when the particles move higher to lower concentration, with the
help of selectively permeable membrane that is called osmosis. ठीक है, जब पार्टिकल्स का मूवमेंट हो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और अगर सिंपली कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, उन्हें किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, दैट इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। अब कह रहे हैं इसमें भी तीन चीजें आती हैं, सिंपल डिफ्यूजन में तीन टाइप का सोल्यूशन होता है। सिंपल डिफ्यूजन में तीन टाइप का सोल्यूशन होता है। क्या होते हैं तीन टाइप का सोल्यूशन? देखिए, पहला होता है हाइपोटोनिक। आप नाम से समझ जाइएगा, बिल्कुल आसान है याद करना, नो कंफ्यूजन एट ऑल। हाइपरटोनिक, देखो हाइपो लिखा है, पहले हाइपर पढ़ लो तब समझ में आ जाएगा। हाइपर क्या मतलब होता है? हाइपर, ज्यादा ना। हमने अभी शुरुआत में बाहर के कंसंट्रेशन की बात करते हैं, हम अंदर के कंसंट्रेशन की तो बात करते नहीं है। तो हाइपर का मतलब हुआ कि बाहर का कंसंट्रेशन क्या है? बाहर का कंसंट्रेशन यहाँ पे लोअर होगा और अंदर का हायर होगा। ठीक है, बाहर का कंसंट्रेशन लोअर होगा और सेल के अंदर का हायर होगा। तो जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, सो हाइपोटोनिक में बाहर का, सेल के बाहर का, जैसे सेल की सराउंडिंग है, यहां का कंसंट्रेशन हायर हो और अंदर का लोअर हो, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। और जस्ट रिवर्स, क्या रिवर्स? कि यहां अंदर जो है वो हायर हो, यानी सेल का जो सराउंडिंग होता है, सेल के सराउंडिंग में जो होता है वो लोअर हो। ठीक है, और हायर क्या हो? इनसाइड द सेल, हायर हो इनसाइड द सेल, वो कहलाता है आपका हाइपरटोनिक। सो हाइपो बाहर का हायर, अंदर का लोअर, हाइपर अंदर जो लोअर होगा यानी सेल के अंदर का। ठीक है, सेल के अंदर का, सेल के सराउंडिंग्स का जो है वो लोअर होगा और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन हायर होगा। आइसोटोनिक की नो डेफिनेशन, दोनों में इक्वल होगा। अगर यहां भी लोअर है तो यहां भी लोअर होना चाहिए, बाहर हायर है तो अंदर भी हायर होना चाहिए, यानी सेम कंसंट्रेशन। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट आइसोटोनिक तो सेम कंसंट्रेशन, हमारी बात होती है कि हम सेम। अब अच्छा, सेम कंसंट्रेशन होता है तो क्या होता है? नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब सेम कंसंट्रेशन होता है, सेम कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब हुआ नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। भाई एक ही कंसंट्रेशन है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों जाएंगे? अगर हायर टू लोअर होता तो जाते, या लोअर टू हायर होता तो जाते, हाइपो हो जाते तो जाते, हाइपर होता तो जाते। सो नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दिस इज अबाउट आइसोटोनिक सोल्यूशन। सो आपके सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाइपर, हाइपो, ये जितना भी आता है, इन सब का मतलब यही है कि आप हाइपर, हाइपो, आइसोटोनिक, इन जितने भी टर्म्स आते हैं, तीनों टर्म्स का मतलब यही है कि सेल्स के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स का प्लस वाटर पार्टिकल्स का, गैसियस पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, तभी तो सेल अपनी प्रोसेस करेगी। अंदर जो भी प्रोसेस करनी है उसको विदाउट रिजर्व फूड मटेरियल वो प्रोसेसेस नहीं कर सकती है। ठीक है, अब ये हो गया एक सेल के इन्वेलप की बात। अभी ये सब हम इन्वेलप की बात कर रहे थे क्योंकि बाहर की कवरिंग ही ये सब करती है। अच्छा, सेल ठीक है, प्लांट सेल
सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है वो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की, ठीक है। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो ये जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन से मिलके। ये बहुत रिजिड होती है, हार्ड होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से मिली हुई सेल वॉल, ठीक। इसी वजह से हम अगर ग्रास को खा ले कच्ची तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल। लेकिन जो हर्बीवोर है सेलुलोजिक एनिमल्स, तो वो इजीली डाइजेस्ट कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेल के अंदर टॉपिक था प्रोटोप्लाज्म। तो मैंने आपको बताया कि प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो उसको पढ़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे सिंपली कि ऑर्गेनील्स कौन कौन से होते हैं, विच आर सेल ऑर्गेनील्स। प्लांट सेल में अलग होते हैं, एनिमल सेल में अलग होते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, सेल ऑर्गेनील्स। इस वीडियो को लेके अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा, वो हम शॉर्ट आउट करेंगे। एंड दिस इज 100% कि हम शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।